हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 26 जनवरी। सो हैप्पी 77th रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। Although India attained independence on 15th of August 1947, but it did not have a permanent constitution until 1950. So this date 26th January was deliberately chosen to honor the Purna Swaraj Declaration of 1929 at Lahore session on 19th of December 1929, when the Indian National Congress proclaimed complete independence from British rule. So this day, यानी कि Republic Day, symbolizes supremacy of the Constitution, rule of law, democratic governance, equality, liberty and justice for all citizens. So आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष हम 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस वर्ष जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे उर्सुला वॉन डेर लियन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, एंड एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल की। सो ये रहेंगे चीफ गेस्ट। और इस वर्ष के जो थीम है वो है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। So these themes underscore India's commitment to achieving comprehensive development by 2047 while reaffirming its deep-rooted democratic traditions that date back to ancient times. तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के बारे में, देन हम देखेंगे कार्टाजेना डिक्लेरेशन के बारे में, पेंगोलिथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे, मूना आइलैंड के बारे में देखेंगे, देन हाल ही में काफी न्यूज में रहा डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन एआई। सो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द प्राइमरी हेल्थ एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस बिफोर बीइंग incorporated into the United Nations. And second, the International Classification of Diseases is a global standard developed by the WHO for health reporting. And third, membership in the WHO is open only to sovereign states that are already members of the United Nations. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। While the WHO emerged from earlier efforts like the International Sanitary Conferences and eventually incorporated the League of Nations Health Organization, it was established as a new specialized agency of the United Nations on 7th of April 1948. और आप ध्यान रखेंगे 7th of April को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। So it was not a direct continuation that simply changed names. So one of the core functions of WHO is standard setting. The
International Classification of Diseases is the global diagnostic standard for all clinical and research purposes used to track health trends and statistics globally. WHO की बात करें तो करेंटली इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं. While most are UN members, membership is not strictly limited to them. For example, Niue and the Cook Islands are the members of the WHO but not members of the United Nations. So, the organization plays a vital role in the universal health coverage and coordinating responses to pandemics and health emergencies like Ebola and COVID-19. सो WHO की वर्तमान समय में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधनम घेब्रेयस और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में. आप ध्यान रखेंगे इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो कि लोकेटेड हैं अफ्रीका में, अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding long range anti-ship hypersonic glide missile. सो यहाँ पर लंबी दूरी की जो जहाज रोधी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन आर्मीज माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स. एंड सेकंड, the missile's operational range is approximately 1500 km, enabling standoff strikes. And third, it utilizes active radar seekers to engage moving naval targets accurately. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है लॉन्ग रेंज एंटी शिप जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है. इसमें आधा स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसको डेवलप किया है DRDO ने, बट ये इंडियन नेवी के लिए है ना कि इंडियन आर्मी के लिए. आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं. While developed by DRDO, the LRASHM is primarily intended for the Indian Navy to meet maritime strike and coastal battery requirements, not specifically for the Army's mountain strike corps. So the missile has an operational range of 1500 km, allowing the Indian Navy to engage enemy surface combatants such as aircraft carrier battle groups from a standoff distance. So this means India can strike targets while staying outside the reach of the enemy's conventional defenses. And for effective engagement of moving ships at sea, the missile is equipped with advanced guidance systems including active radar seekers, inertial navigation, and satellite aid. So its hypersonic speed compresses the enemy's reaction time and makes interception extremely difficult. By deploying these through land-based mobile launchers, India significantly strengthens its anti-access area denial capabilities in the Indian Ocean region. So this technology places India alongside the US, Russia, and China in the exclusive club of the nations posing hypersonic glide technology, enhancing maritime deterrence across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. So ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, ग्लाइड मिसाइल सिस्टम, ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि जो रिपब्लिक डे परेड होगी 26 जनवरी को यानी कि आज, उसमें इसका प्रदर्शन किया जाएगा, इसको डिस्प्ले किया जाएगा.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Cartagena Declaration and the Abuja Global Forum, sometimes mentioned in the news, are associated with which of the following? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहने वाला जो कार्टेजेना घोषणा है और साथ ही अबुजा ग्लोबल फोरम है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज इन मरीन इकोसिस्टम, सेकंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ hazardous waste, थर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर 60 टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, या फिर यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस। आपको बताना है हाल ही में खबरों में रहा ये जो कार्टेजिना डिक्लेरेशन है साथ ही अबुजा ग्लोबल फोरम है, ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये संबंधित है यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस से। आप देख सकते हैं The UNESCO Media and Information Literacy Alliance was originally launched in 2013 at the Global Forum for Partnerships in Media and Information Literacy in Abuja, Nigeria. So, more recently in 2025, the alliance was relaunched during the Global Mill Week with the Cartagena Declaration. And this declaration, along with the renewed strategic action plan, aims to strengthen societal resilience to disinformation, misinformation, and hate speech. So, the alliance consists of over 300 organizations and 180 experts globally. The recent election of its first ever global board marked a significant milestone in its institutional governance, helping shape global norms on how citizens interact with the information in the digital age. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो ग्लोबल फोरम है, अबुजा ग्लोबल फोरम और साथ ही कार्टेजेना डिक्लेरेशन, ये संबंधित है यूनेस्को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलायंस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा ये जो पेंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। आप देख सकते हैं सो अ फॉरेस्ट fire recently spread inside Pangolakha Wildlife Sanctuary along the Indo-China border at about 13,000 feet altitude in Sikkim. So this sanctuary is located in eastern Sikkim and is connected to the forests of Bhutan and Neura Valley National Park in the West Bengal. So the Pangolakha range below the Chola range forms a natural boundary between the Sikkim and Bhutan, and it has alpine, temperate and subtropical vegetation zones. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो चर्चा में रहा पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, ये स्थित है सिक्किम राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Muna Island that was recently seen in the news is located in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मुना द्वीप जो है जो कि हाल ही में खबरों में रहा है
आपको बताना है कि ये किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, चाइना या फिर फिलीपींस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है इंडोनेशिया में। आप देख सकते हैं। So recently, researchers found the world's oldest known rock art, a painted human hand outline inside a cave on Mona Island, Indonesia, dated to at least 67,800 years ago. So Mona Island is located in the southeast Sulawesi province of Indonesia and covers about 1704 square kilometers. So the island has a hilly landscape rising up to about 445 meters with a teak forest in the north and northeast. And this island is known for rich culture, natural beauty, forests and clean beaches. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो मोना आइलैंड है वो स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करें तो इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशिनिया बिटवीन द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन। So comprising over 17,000 islands including Sumatra, Java, Sulawesi and parts of Borneo and New Guinea, Indonesia is the world's largest archipelagic state and the 14th largest country by area. सो इंडोनेशिया जो है वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते एंड ईस्ट मलेशिया एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर विद ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड फिलीपींस। आप ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड। सो हाल ही में काफी खबरों में रहा है डेनमार्क और ग्रीनलैंड, उससे ही संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क विद इट्स ओन पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। And second statement, Denmark is responsible for Greenland's defense and foreign affairs while Greenland manages most domestic matters. And third, Greenland is member of the European Union because Denmark is an European Union member. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है डेनमार्क और ग्रीनलैंड से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और वो है थर्ड स्टेटमेंट। सो ग्रीनलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का अब मेंबर नहीं है, उसने विड्रॉ कर लिया था 1985 में। आप देख सकते हैं। So Greenland is an autonomous territory within the Kingdom of Denmark and it has its own elected parliament and also has its prime minister. So autonomy was expanded under the Self-Government Act 2009. Defense and foreign policy remain with Denmark. Domestic matters like education, health, fisheries are handled by Greenland. So it has control over natural resources and local administration. And this division reflects asymmetrical federal style autonomy. So ग्रीनलैंड की बात करें तो ये फॉर्मली पार्ट नहीं है यूरोपियन कमीशन का, इसने विड्रू कर लिया था 1985 में।
and it left after a referendum mainly due to fisheries policy issues. So Greenland is now an overseas country and territory linked to European Union. And it is not a member of the European Union. So आप ध्यान रखेंगे ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो है नूक और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंडिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first international conference on green AI held from January 24th to 25th, 2026. So, where it held and with which theme? So, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन एआई पर जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो 24 और 25 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है। आपको बताना है कि इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है और इसका थीम क्या रहा है। आपके ऑप्शंस हैं Abu Dhabi, and the theme is Artificial Intelligence for Smart Governance. Second, Sharjah, and the theme is AI for Climate Action and Green Growth. Third, Dubai, and the theme is Harnessing AI Applications for Environmental Sustainability. And fourth, Riyadh, with the theme Sustainable Technology and Digital Environment. आपको बताना है पहला जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन ग्रीन एआई उसका आयोजन कहां पर किया गया है और क्या थीम रहा है इस कॉन्फ्रेंस का। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन एआई का आयोजन हुआ है दुबई में और थीम रही है हार्नेसिंग एआई एप्लीकेशंस फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप देख सकते हैं The first international conference on green AI will be held on January 24th and 25th at Dubai Police Academy. So, the conference is organized by the Jayed International Foundation for the Environment in collaboration with the Dubai Police Academy and Curtin University of Dubai. और आपने देखा इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है हार्नेसिंग एआई एप्लीकेशंस फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। So it focuses on AI-driven solutions for emission reduction, climate resilience, and natural resource management. So the event reflects the UAE's vision for leveraging advanced technologies for sustainable development. ग्रीन एआई की बात करें तो इट refers to the development and application of artificial intelligence techniques that minimize environmental impact and support sustainability goals. So this conference highlights applications of AI in water and energy management, biodiversity protection, smart cities, and climate change mitigation. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share, and subscribe.